Hello everyone. Uh, in today's lecture, we will study about how to write chemical formulae. ठीक है, तो chemical formulae कैसे लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपका 10th में भी पीछा नहीं छोड़ेगा. 11th 12th मतलब अगर आपको केमिकल फॉर्मूले लिखने नहीं आते हैं तो आप 10th में भी परेशान रहोगे, और अगर आप फर्दर साइंस ऑप्ट करते हो तो तब भी परेशान रहोगे. तो अभी इसको अच्छे से सीख लो ताकि आगे जाके इधर उधर ना देखना पड़े कि कैसे केमिकल फॉर्मूले लिखते हैं. बहुत ही सिंपल है, बस समझ कर चलना है, इजीली हो जाएगा. ठीक है, तो पहली चीज जो हमने इसमें समझनी है कि वैलेंसी क्या होती है. किसी भी एटम की वैलेंसी क्या है? तो वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर है. ठीक है, कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन इट्स वैलेंसी. ठीक है, वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट will combine with the atom of another element to form a chemical compound. तो वैलेंसी हमको ये बताएगी कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कैसे कंबाइन होता है किसी केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन में. ठीक है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है तो आपके दिमाग में कभी कभी आता होगा ना कि वाई सोडियम क्लोराइड इज NaCl, वाई इट इज नॉट NaCl2 और Na2Cl, है ना. NaCl ही सोडियम क्लोराइड क्यों है? क्योंकि सोडियम और क्लोरीन की जो वैलेंसी है उसने हमें ये बताया कि एक सोडियम और एक क्लोरीन ही कंबाइन हो पाएंगे. ठीक है, अभी ये जो टॉपिक है वैलेंसी का, ये अभी हमने थोड़ा आगे जाकर फोर्थ चैप्टर में थोड़ा और डिटेल में आ जाएगा. डोंट वरी अबाउट दैट. अभी जो है हल्का सा एक एलिमेंट्री आइडिया वैलेंसी का ले लीजिए. नाउ जो अब हमने पढ़ना है वो ये है. ये जो टेबल है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसे अपनी नोटबुक में ये टेबल 3.6 को अपनी नोटबुक में सभी बच्चे नोट करके रखें और इसे एकदम से याद करके रखें. ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेम ऑफ आयन दिया है और सिंबल दिया है. ठीक है, और यहाँ पर देखो पहला क्या किया है इन्होंने, प्लस वाले बता रखे हैं, प्लस चार्ज वाले. सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, है ना, सिल्वर Ag प्लस, कॉपर 1 Cu प्लस. ठीक है, सिर्फ प्लस लिखा है. ओके, नाउ आओ +2 वाले. ये +1 वाले के टाइम थे, अब किस पे आ रहे हैं हम? +2 वाले के टाइम पर है कि +2 कौन कौन दिखाता है. +1 तो हमें पता चल गया, सोडियम दिखाता है, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर दिखा रहा है. मैग्नीशियम आपका +2 दिखाएगा, कैल्शियम भी +2, जिंक +2, आयरन +2 और कॉपर +2. तो देखो कॉपर जो है ना, यहाँ से पता चल रहा है कि कॉपर +1 भी दिखाता है चार्ज और कॉपर +2 चार्ज भी शो करता है. तो कॉपर 2 चार्ज शो कर रहा है, एक तो +1 दूसरा +2. अब देखो यहाँ पर आयरन, आयरन का देखो, आयरन यहाँ पर +2 शो कर रहा है ना. अब आ जाओ थर्ड वालों में, +3 वालों में, एल्यूमिनियम +3, आयरन +3, है ना. तो आयरन +2 भी शो करता है चार्ज और आयरन +3 भी करता है. आयरन अगर +2 होगा तो आयरन ब्रैकेट में से रोमन में 2 लिखा होगा, अगर आयरन +3 शो कर रहा होगा तो रोमन में से 3 लिखा होगा. ठीक है, एल्यूमिनियम कैसे शो करता है? +3 चार्ज. ये आपको याद करना है कि हर एलिमेंट का सिंबल और उसके ऊपर कितना चार्ज है ये आपको याद करना है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नॉन मेटेलिक एलिमेंट का देख लेते हैं. जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका प्लस भी दिखाता है और माइनस भी दिखाता है. ठीक है, हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव चार्ज भी शो करता है और नेगेटिव चार्ज भी, मतलब कैटायन भी शो बनेगा और अनायन भी बन जाता है. ठीक है, तो ज्यादातर हाइड्रोजन प्लस ही दिखाता है, हाइड्रोजन नेगेटिव सिर्फ मेटल के साथ दिखाएगा और किसी के साथ नहीं दिखाएगा. तो हाइड्रोजन जब नेगेटिव होता है ना, उसे हम बोलते हैं हाइड्राइड. क्या बोलते हैं? हाइड्राइड बोलेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट नॉन मेटल, क्लोरीन. तो क्लोरीन अगर नेगेटिव दिखाता है चार्ज तो उसे क्या बोलते हैं? क्लोराइड. देखिए जब मेटल पॉजिटिव चार्ज शो करता है ना, तो देखो यहाँ पे उनके नाम में कोई चेंज नहीं आता है ना, कोई चेंज नहीं आ रहा. बट अगर नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज शो करता है तो उनके नाम के पीछे IDE लगेगा. ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का हाइड्राइड, क्लोरीन का क्लोराइड, ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज शो करेगा -1, ब्रोमाइड, आयोडीन नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है I नेगेटिव, तो आयोडाइड. ठीक है, ये नाम आपने याद रखने हैं. सिमिलरली ऑक्सीजन जो है आपका
वो 2 नेगेटिव शो करता है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना शो करता है, 2 नेगेटिव। और +2 कौन कौन शो करते थे, हमने अभी पढ़ा था, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर। सिमिलरली तो ऑक्सीजन -2 शो करता है तो क्या कहते हैं, ऑक्साइड। सल्फर -2 शो करेगा तो सल्फाइड। सिमिलरली नाइट्रोजन आपका -3 शो करता है तो क्या इसका नाम है, नाइट्राइड, ठीक है। अब आ जाओ, ये तो मोनो एटॉमिक थे, मतलब सब एक एक एटम वाले हैं ना, एक से ज्यादा एटम आपको किसी में भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे पॉली एटॉमिक की, ठीक है। पॉली एटॉमिक में आपके दो एटम, दो या दो से ज्यादा वाले एटम वाले सभी आयंस पॉली एटॉमिक में आएंगे, ठीक है। वो आयंस जिनमें दो या दो से ज्यादा एटम है वो सब पॉली एटॉमिक में आएंगे। नाउ पहला इसमें क्या याद करना है, अमोनियम। देखिए अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, वो अमोनिया है। ये NH4 ऊपर क्या चार्ज लगाया है, प्लस, तो ये क्या है, ये अमोनियम है। तो अमोनिया और अमोनियम में कंफ्यूज नहीं होना है। अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, देयर एज अमोनियम के ऊपर चार्ज होता है। और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब आ जाओ हाइड्रोक्साइड, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। ओके, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, -1 है। नाइट्रेट पर कैसा चार्ज है, -1। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट पूरा नाम है बच्चे ये, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला सिंबल क्या है, HCO3, HCO3। और इस पर कैसा चार्ज रहता है, -1। हाइड्रोजन कार्बोनेट पर चार्ज है -1। अब आ जाओ कार्बोनेट, कार्बोनेट पे कैसा चार्ज रहेगा, CO3 2 नेगेटिव। कैसा चार्ज है, CO3 2 नेगेटिव। नेक्स्ट इज योर सल्फाइड, कैसा है, सल्फाइड, SO3, SO3 2 नेगेटिव। तो CO3 2 नेगेटिव हुआ तो कार्बोनेट, SO3 2 नेगेटिव हुआ तो सल्फाइड। नाउ नेक्स्ट इज योर सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव। देखो 3 होता है तो सल्फाइट बोलते हैं, अगर 4 ऑक्सीजन है सल्फर के साथ तो सल्फेट बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। सिमिलरली लास्ट वन इज योर फॉस्फेट, फॉस्फेट का सिंबल है PO4। चार्ज कितना है, 3 नेगेटिव। तो आपने देखा -1 कितनों पे है, OH नेगेटिव पे है, NO3 पे है। पॉली एटॉमिक की बात कर रही हूँ, OH नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, ठीक है। अब -2, CO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव और -3 PO4 3 नेगेटिव, ठीक है। ये याद करने के बाद हम करेंगे आपका आपके केमिकल फॉर्मूला, देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहला रूल आपने याद रखना है केमिकल फॉर्मूला के फॉर्मेशन में, कि जो वैलेंसी या चार्जेस आपको दिख रहे हैं किसी भी आयन के ऊपर, आयन दिखेंगे ना आपको, या तो कैटायन दिखेगा या आयन दिखेगा, जो चार्जेस उसके ऊपर है वो बैलेंस होने चाहिए। मतलब आपका कंपाउंड न्यूट्रल बनना चाहिए, उसके ऊपर चार्ज नहीं आना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ बैलेंस करना है। सेकंड, आपने क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखें तो मेटल को पहले रखना है, मेटल इज रिटन फास्ट। देखो सोडियम क्लोराइड में सोडियम मेटल है, पहले लिखा है ना, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम मेटल है, पहले लिखा है। तो मेटल को पहले रखना है और नॉन मेटल को बाद में रखना है। नाउ नंबर इन द कंपाउंड्स फॉर्म विद पॉली एटॉमिक आयंस, अगर पॉली एटॉमिक आयंस हैं, ठीक है, तो अगर पॉली एटॉमिक आयंस आपके नंबर उनको आपको शो करने हैं, मान लो 2 सल्फेट हैं या 3 सल्फेट हैं या 4 सल्फेट हैं। सल्फेट क्या है, एक पॉली एटॉमिक आयन है ना, SO4 2 नेगेटिव है ना। तो इनका जो नंबर है वो आपने ब्रैकेट के बाद लिखना है, मतलब एक ब्रैकेट, जैसे OH है, OH आपका पॉली एटॉमिक है ना, हाइड्रोक्साइड है इसका नाम। तो मान लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जैसे फॉर्मूला बताया है इन्होंने, MgOH ट्वाइस, ठीक है, कि एक मैग्नीशियम रहेगा, 2 हाइड्रोक्साइड रहेंगे। अब हाइड्रोक्साइड क्या है, एक पॉली एटॉमिक आयन है ना, OH दो एटम है। तो अब क्या करेंगे, इसको दो अब हमें ये बताना है कि OH जो है 2 है, तो इसके लिए हमने OH को ब्रैकेट में रखना है और 2 को, नंबर जितने हैं उसको ब्रैकेट के बाहर लिखना है, नीचे छोटा सा।
ठीक है, नीचे छोटा लिखना है ये OH ट्वाइस, ठीक है। ओके, वेयर एज अगर आपका मतलब एक ही है, जो पॉलीएटॉमिक आयन है आपकी वो 1 ही है, एक से ज्यादा नहीं है, तो आप बिना ब्रैकेट के लिख सकते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पर पॉलीएटॉमिक जो कि आपका OH है, OH नेगेटिव आयन है, ये एक ही है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप सिंपल NaOH लिख देंगे। अगर OH आपका जो कि पॉलीएटॉमिक आयन है 2 या 2 से ज्यादा होता नंबर में, तो आपको OH के बाहर इस OH को ब्रैकेट में रखना होता और नंबर को बाहर लिखना होता, ठीक है। ओके, अब देखो पहले हम सिंपल कंपाउंड के फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, अब देखो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या करना है, HCl है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो कितना, अब इनकी वैलेंसी क्या है हाइड्रोजन की 1 है ना, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, तो क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन की वैलेंसी लिखी और हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन की वैलेंसी लिखी। फिर क्या करना है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है और इस नंबर को इससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं ना, जो क्लोरीन है ना, जो क्लोरीन की वैलेंसी है उसको हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करना है और जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है उसको क्लोरीन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपका जो कंपाउंड क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब H1 होंगे और क्लोरीन भी 1 होंगे। अगर 1 होता है कोई भी एलिमेंट आपका, तो उसके फॉर्मूला में आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, HCl। 1 को कभी भी नहीं लिखना होता, 1 से ज्यादा कोई नंबर आएगा तो ही उसे लिखना होता है केमिकल फॉर्मूला में। अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर की वैलेंसी होती है 2, सल्फर की वैलेंसी 2 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ठीक है। अब क्या होगा इसका फॉर्मूला, 2 को कहाँ मल्टीप्लाई करूंगी, हाइड्रोजन से, और 1 को मल्टीप्लाई करूंगी सल्फर से, तो 2 कहाँ गया, हाइड्रोजन पे गया ना, तो H2S, क्योंकि 1 है S तो S1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 अंडरस्टूड है, 1 को नहीं लिखना होता, तो फॉर्मूला बन गया H2S। नाउ नेक्स्ट वन, अब आ जाओ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का बताना है। देखो कार्बन लिखा और इधर क्लोरीन लिखा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में एक कार्बन है और एक क्लोरीन भी है, ठीक है। अब हमें एक फॉर्मूला देखना है कैसे बना है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन की वैलेंसी क्या है 4 है, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, अभी हम देखा था 1, ठीक है। तो क्लोरीन की तो वैलेंसी 1 है, अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन से, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोरीन से, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CCl4, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई किया ना क्लोरीन से, इसलिए 4 लिखा है। अब 1 को कार्बन से मल्टीप्लाई किया था तो 1 लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप सिंपल C लिखें, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। अब कर लेते हैं हम मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड, अब ये है आपके आयनिक कंपाउंड आ गए है ना। मैग्नीशियम जो है कितना चार्ज था, +2 चार्ज था, है ना, लिखा +2। क्लोरीन पे कितना चार्ज है, -1 चार्ज है, ठीक है। क्लोरीन पर चार्ज है -1। तो अभी क्या करना है, आपने इनके चार्जेस को इग्नोर कर दो, लिख दिया है बट चार्जेस की तरफ नहीं देखना है, सिर्फ नंबर की तरफ देखो, जो नंबर है इसमें उसकी तरफ देखो। जैसे यहाँ पर नंबर क्या है 2 है और यहाँ पर नंबर क्या है 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करो मैग्नीशियम से और 2 को मल्टीप्लाई करो क्लोरीन से। चार्जेस को नहीं देखना है, सिर्फ नंबर को देखना है। 1 को मल्टीप्लाई करो क्लोरीन से, सॉरी 1 को मल्टीप्लाई करो मैग्नीशियम से और 2 को मल्टीप्लाई करो क्लोरीन से, क्या बन जाएगा MgCl2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, नेक्स्ट इज योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो नाम से पता चल रहा है एक तो इसमें एल्यूमिनियम होगा, दूसरा ऑक्सीजन होगा, है ना। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज बताया था मैंने, +3, ठीक है, 3+ लिख दो, और ऑक्सीजन पे चार्ज बताया था 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है। तो अभी क्या किया था, चार्जेस को नहीं देखना है ना, सिर्फ क्या देखना है, नंबर देखना है। तो 3 को मल्टीप्लाई करो ऑक्सीजन से, 2 को मल्टीप्लाई करो एल्यूमिनियम से, तो फॉर्मूला बन गया Al2O3, ठीक है, Al2O3। नाउ नेक्स्ट इज योर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का सिंबल है Ca, है ना, ऑक्सीजन का O है। कैल्शियम पे कितना चार्ज रहता है बच्चे, नीचे लिखो +2, 2+ या +2। कैल्शियम पे चार्ज है 2+, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है 2 नेगेटिव, ठीक है।
अब क्या करना है बच्चे, प्लस को और नेगेटिव को इग्नोर करो, है ना। तो 2 को मल्टीप्लाई करो कैल्शियम से और 2 को ही मल्टीप्लाई कर दो किससे, ऑक्सीजन से, है ना। दोनों की चार्जेस 2 है नंबर में, है ना। तो फॉर्मूला क्या लिखा है आपने, Ca2O2, ठीक है। बट हम इसको ऐसे कभी नहीं लिखते, ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, इन दोनों में अगर ऐसा कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहता है, ये जो आपने नंबर लिखे हैं ना, कैटायन को किसी से मल्टीप्लाई कर दिया और अनायन को किसी से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 और 2 है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 ही होगा। तो उसको दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, इस वाले 2 को भी 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, तो क्या बन जाएगा, सिंपली कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर फॉर्मूला बनाते हुए अगर ऐसा कोई केस आ जाता है कि जो फॉर्मूला में आपने नंबर्स लिखे हैं कि कैटायन कितने हैं या अनायन कितने हैं, ये बना है आपका फॉर्मूला, अगर ये जो नंबर है इनका कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहता है दोनों के बीच में, तो उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को इन दोनों नंबर को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना है। जैसे 2 था, इधर भी 2 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बना, 2 ही बना ना दोनों का, तो दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो इसको सिंपली क्या लिख देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड CaO लिख देंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। नाउ नेक्स्ट इज योर सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट NO3 होता है, अभी बताया था ऊपर जो टेबल में देखना, नाइट्रेट का क्या है, NO3 है, सोडियम का होता है Na। चार्ज कितना होता है नाइट्रेट पर, -1 माइनस, और सोडियम पर चार्ज रहता है 1+। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 इधर गया और 1 इधर गया, तो सिंपल NaNO3। अब देखो ये जो पॉली एटोमिक है ना, NO3 क्या है, पॉली एटोमिक अनायन है ना। अब ये एक ही है ना, इसलिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये एक ही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का क्या है, OH बताया था टेबल में, OH हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम Ca, कैल्शियम पे चार्ज है 2+ और OH पे क्या चार्ज है, 1-, है ना, 1- चार्ज है OH पे। तो क्या करूंगी, 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, OH से, और 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कैल्शियम से। अब ये जो OH है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये 2 है और ये पॉली एटोमिक आयन है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। कैल्शियम ब्रैकेट लगाओ OH और बाहर लिखो 2 ट्वाइस, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये जैसे लिखा ना CaOH2, ऐसे नहीं लिखना क्योंकि पॉली एटोमिक अनायन है और ये एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। अगर पॉली एटोमिक आयन आपका एक होता तो आपको सिंपल ऐसे ही लिख सकते थे, ठीक है। अभी देखो सोडियम कार्बोनेट, Na, कार्बोनेट का क्या होता है, CO3। सोडियम पे कितना चार्ज रहता है बच्चे, 1+, और कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव चार्ज रहता है। तो क्या करूंगी, लिख दिया। अब 1 को मल्टीप्लाई करूंगी CO3 से और 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, सोडियम से। तो यहाँ पे देखो पॉली एटोमिक कौन है, सोडियम है या CO3 है, CO3 पॉली एटोमिक है ना, सोडियम तो अकेला एटम होता है ना। तो आप Na2 आराम से लिख सकते हैं ना, Na2CO3, क्योंकि जो सोडियम है वो पॉली एटोमिक नहीं है। अगर सोडियम पॉली एटोमिक होता तो हम ब्रैकेट लगाते, क्योंकि वो, अगर मैंने बोला ना, अगर पॉली एटोमिक आएगा, कैटायन या अनायन पॉली एटोमिक आएगा, तो अगर वो एक से ज्यादा आता है तो ब्रैकेट लगानी है, अदरवाइज ब्रैकेट नहीं लगानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिखा दूंगी। नेक्स्ट इज अमोनियम सल्फेट, है ना, अमोनियम मैंने बड़े अच्छे से याद कराया था, है ना, NH4। सल्फेट क्या होता है, 8SO4। क्या चार्ज था सल्फेट पर, 2 नेगेटिव, अमोनियम पर चार्ज था 1 पॉजिटिव। अब ये भी पॉली एटोमिक कैटायन है ना, अमोनियम पॉली एटोमिक कैटायन है और सल्फेट पॉली एटोमिक अनायन है। अब क्या करूंगी, 2 को मल्टीप्लाई करना है अमोनियम से, 1 को मल्टीप्लाई करना है सल्फेट से, तो क्या लिखा जाएगा, अमोनियम जो कि पॉली एटोमिक कैटायन है, तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 क्या है, एक से ज्यादा है ना, तो ब्रैकेट लगाओगे, NH4 ब्रैकेट लगाओ, फिर 2 लिखो और फिर बाद में सिंपल SO4, क्योंकि सल्फेट तो 1 ही है, तो सिंपली SO4 लिख दीजिए, ठीक है। आई थिंक अभी जो बीच में इंटेक्स क्वेश्चन है इनको प्रैक्टिस करना, ठीक है। आपने प्रैक्टिस बना के रखो इसके लिए, और आपको ये आना चाहिए केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है किसी भी सब्सटेंस का, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल,
ठीक है। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उसके सभी एटम के एटॉमिक मासेस का सम आपका मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। ठीक है। तो जो रिलेटिव मास होता है मॉलिक्यूल का, यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, जैसे कि निकालो इनका रिलेटिव मास। H2O पानी का पूछा है, हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चे मास? 1U होता है ना, U यूनिट है ना एटॉमिक मास यूनिट। ऑक्सीजन 16 होता है ना, 16U। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा वाटर का? अब हाइड्रोजन कितना बच्चे? 2 है, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1 प्लस 1 इंटू 16, टोटल क्या आ गया? 18U। ठीक है। अब ये दोनों जब यू में थे, हाइड्रोजन का मास भी यू में था, ऑक्सीजन का मास भी यू में था, तो पानी का मास भी किस में आएगा? यू में आएगा। ये मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। नाउ थर्ड सेकंड जो क्वेश्चन है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, HNO3 किसका फॉर्मूला है? नाइट्रिक एसिड का। इसका मॉलिक्यूलर मास पूछा है आपसे। तो कितना हाइड्रोजन है? 1, नाइट्रोजन भी 1, और ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है। तो कर दीजिए जी। अब देखो, द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस क्या करना है? एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि दोनों एक एक है तो एक एक ही रहेगा, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है ना, तो 3 इंटू द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में 3 ऑक्सीजन है। तो कर दिया, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन का होता है 14, 1 प्लस 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 16 इंटू 3 जा 48, 48। अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए तो आंसर आ गया 63U। तो ये किसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास आया है? HNO3 का मॉलिक्यूलर मास आया है। तो कोई भी अगर आपको किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास पूछ लेते हैं, तो उसके लिए आपको हर जो एटम उस टेबल में दिया गया था, याद है ना, ऊपर वो जो टेबल था, है ना, मैंने बोला था टिप्स में होना चाहिए, उन सब के एटॉमिक मासेस आपको आने चाहिए, अदरवाइज आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे पेपर में। ठीक है। अब फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है बच्चे? तो घबराना नहीं है, फॉर्मूला यूनिट मास मॉलिक्यूलर मास में कोई खास फर्क नहीं है। सिर्फ इतना फर्क है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो हम मॉलिक्यूल्स के लिए लिखते हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स के लिए अगर आप मास फाइंड आउट करते हैं ना उनका, तो मॉलिक्यूलर मास लिखा जाता है। वेराज फॉर्मूला मास किसके लिए होगा? आयनिक कंपाउंड्स के लिए होगा, है ना। आयनिक कंपाउंड्स याद है ना, कौन से बता रही थी मैं? जिसमें आयंस होते हैं, जिनमें आयंस होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड। अब जैसे मैं बोलूं कि सोडियम क्लोराइड का मास निकालो, तो सोडियम क्लोराइड का मास कैसे निकालोगे? एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, तो लिखो 1 इंटू 23 प्लस 1 इंटू क्लोरीन का कितना था? 35.5। इन दोनों को ऐड कर लिया, सिंपली 58.5U आपका आंसर आ गया। तो मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास निकालना तो वैसे ही है, सेम ही तरीका है, बस हमने मॉलिक्यूलर मास उनके लिए बोलेंगे जो मॉलिक्यूल्स हैं, और फॉर्मूला मास उनके लिए बोलना है जिसमें आयंस होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये सब आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं। ओके, देखो इन्हें बोला फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, मतलब सिंपल है, ये कैल्शियम क्लोराइड आपका आयनिक कंपाउंड है ना, आयंस होते हैं इसमें, तो सिंपल निकालना है ना फॉर्मूला यूनिट मास। कैल्शियम का मास, अब 2 क्लोरीन है, अब 2 क्लोरीन का मास को ऐड कर दो। कैल्शियम का मास, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, प्लस क्या करना है? 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन कितने हैं? 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैल्शियम का मास होता है 40, वेराज क्लोरीन का भी देखा था कितना था? 35.5, और 2 क्लोरीन है तो क्या करेंगे? प्लस 2 इंटू 35.5, दोनों को अब ऐड कर दो तो आंसर आ गया 111U। ये आपका फॉर्मूला यूनिट मास आ गया कैल्शियम क्लोराइड का। तो निकालना तो वही है, तरीका सेम है, मॉलिक्यूलर मास निकालने का भी और फॉर्मूला मास निकालने का भी। ठीक है, फर्क क्या है कि मॉलिक्यूलर मास आपका मॉलिक्यूल्स के लिए है और फॉर्मूला मास आपका आयनिक कंपाउंड्स के लिए। तो इन सब का आप मॉलिक्यूलर मास ये सब ट्राई करना, फाइंड आउट करना। ठीक है, क्लियर। अब आ जाइए मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या कहता है आपका? ठीक है, देखो अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन आपको दी है यहाँ पर, है ना, रिएक्शन दी है, H2 प्लस O2 विल गिव यू H2O। ठीक है, पानी दे रहा है, तो क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है,
मतलब हम इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन यहाँ पे लिखी गई है, पानी की फॉर्मेशन हो रही है, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। या तो हम कह दें कि दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलकर दो मॉलिक्यूल ऑफ पानी बना रहा है, या फिर आप क्या कहेंगे, आप मास की टर्म में लिख सकते हैं ना कि 4u ऑफ हाइड्रोजन, है ना, 4u हो गए ना, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कितना होता था 1, यहाँ पे कितना है 2 इंटू 2 4 हो गए, 4u ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे 32u ऑफ ऑक्सीजन। क्यों 32 बोला बच्चे, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, दो का कितना होगा 32, नाउ विल फॉर्म 36u ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब मैंने आपको दिखाया था, पानी का निकाल कर दिखाया था मास, मॉलिक्यूलर मास कितना आता था 18 आया था, 18। तो दो पानी के मॉलिक्यूल है तो 2 इंटू 18 कितना बन जाएगा टोटल मास यहाँ पे 36u। तो आप इसको इधर तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म में समझ लीजिए, या फिर आप कह दीजिए कि ये मास के टर्म्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो वो हमको जनरली क्या बताता है, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स की तरफ इंडिकेट करता है कि कितने एटम या मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं ना। जैसे आपने ऊपर देखा, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर दो पानी के मॉलिक्यूल बना रहा है, तो वो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रही है ना। वो रिएक्शन क्या बता रही है आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कहते हैं हमारे लिए, हालांकि जब भी कोई रिएक्शन स्टडी करते हैं ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना इतना कन्वीनियंट नहीं होता, ठीक है। तो हमने एक यूनिट डिफाइन करी जिसे हमने बोला मोल, ठीक है। तो मोल का मतलब क्या है अब हमको बता देते हैं। देखिए, अगर अभी कार्बन का एग्जांपल लेके समझा रहे हैं आपको, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, एक मोल कार्बन एटम्स का 1 मोल कब होगा, जब जब जितना अमाउंट आपने लिया है, मतलब मान लो कार्बन एटम्स का जितना भी अमाउंट लिया है, उसे हम 1 मोल कब कहेंगे, जब उसमें कितने पार्टिकल होने चाहिए या कितने एटम होने चाहिए कार्बन के, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इतने अगर एटम कार्बन के उस अमाउंट में है, ठीक है, जितना मैंने आपको दिया है, तो इसका मतलब वो कितना कितना अमाउंट है, वो 1 मोल है। तो मतलब एक मोल में, किसी भी एटम के एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। और ये लिख लेना, इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। ये जो वैल्यू है ना, इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। या फिर हम एक मोल को कैसे समझें कि एक मोल जो कार्बन एटम का होता है वो 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स के इक्वल है, ठीक है। कार्बन एटम्स के 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स के इक्वल है। इसका मतलब उसने दो चीजें समझा दी आपको, एक तो ये बताई है कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम किसके इक्वल है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स के। दूसरी बात बोली है कि एक मोल ऑफ कार्बन एटम्स आपका में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, क्लियर। अब इसका मतलब क्या है, ये दोनों वैल्यू क्या है, 1 मोल के इक्वल है, ये भी 1 मोल के इक्वल है और ये भी 1 मोल के इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। इफ A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C, है ना। मतलब 12 ग्राम में कितने, 12 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। ये कार्बन की बात हो रही है, ठीक है। 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, और 12 ग्राम कार्बन 1 मोल के इक्वल होता है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर। सिमिलरली आ जाओ हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का 1 मोल किससे इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स किसको कहेंगे, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपने हाइड्रोजन एटम्स का 1 ग्राम लिया है, 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स आपने ले लिए हैं, और वो 1 ग्राम जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उसमें कितने मॉलिक्यूल कितने एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये जो है वैल्यू, ये 1 मोल के इक्वल कहलाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। सिमिलरली तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, किसी भी पार्टिकल का 1 मोल उसके रिलेटिव मास के इक्वल होगा, ठीक है। और या फिर बोलो किसी भी पार्टिकल का 1 मोल में कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो किसी भी एटम का जो 1 मोल है वो उसके रिलेटिव मास के इक्वल होगा, ठीक है। रिलेटिव मास कुछ नहीं होता बच्चे,
जो आपने उसका एटॉमिक मास पढ़ा है ना, एटॉमिक मास जो आप पढ़ते हो ना किसी भी एटम का, तो वो जनरली यू में लिखा जाता है, ठीक है ना, यू में लिखा जाता है ना एटॉमिक मास। अगर आप वही वैल्यू ग्राम में लिख दें तो वो उसका रिलेटिव मास बन जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 U होता है, तो हाइड्रोजन का रिलेटिव मास क्या हो जाएगा बच्चे, 1 ग्राम, ठीक है। तो अगर आप यू को ग्राम में चेंज कर दें तो वही उसका क्या बन जाता है, रिलेटिव मास बन जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है बच्चे, 16 यू है, वो एटॉमिक मास है। अगर मैं यू की जगह जी लिखूं, मतलब ग्राम में लूं यही वैल्यू, मैं बोलूं 16 ग्राम, 16 ग्राम क्या हो जाएगा, उसका रिलेटिव मास हो जाएगा। समझ में आया? ओके, तो रिलेटिव मास, एक एटम का जो रिलेटिव मास है वो उसके 1 मोल के इक्वल होता है, ठीक है, क्लियर। अब देखो जो ये मैंने वैल्यू आपको दिखाई थी 6.022, ये वो जो है वैल्यू वो राउंड ऑफ करके है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। आपको ये पूरी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक याद रखें। 6.022 इंटू 10⁻23, इसको मैंने बताया था क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। और सिंबल इसका क्या है, एवोगैड्रोस नंबर का Na, एन के नीचे ए लिखना है, ठीक है, दिस इज सिंबल फॉर एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम का वो अमाउंट है दैट कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर आपसे एग्जैक्ट वैल्यू याद होती है तो कर लीजिए, अदरवाइज इसकी इतनी जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ ये वैल्यू याद करनी पड़ती है। जब भी कहीं न्यूमेरिकल होगा तो आपको यही वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ओके, तो 1 मोल में आपको समझ में आ गया है, मोल कंसेप्ट समझ में आ गया है। और ये भी याद रख लेना, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द रिलेटिव एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, ठीक है। अगर एटम हुआ तो रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे, है ना। अगर आप मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहे हो, मॉलिक्यूल के मोल निकाल रहे हो, तो उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो अब मैंने ये भी बता दिया, रिलेटिव मास होता क्या है, एटॉमिक मास ही होता है बच्चे, बस यू को जी में चेंज करना है, यू टू जी में चेंज कर दो, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। ओके, जैसे 1 U हाइड्रोजन का मैंने बताया था, हाइड्रोजन का 1 U एटॉमिक मास है, तो रिलेटिव मास क्या है इसका, 1 ग्राम है, ठीक है। तो 1 ग्राम इसका मतलब 1 मोल के इक्वल होगा, ठीक है। रिलेटिव मास जो होता है वो 1 मोल के इक्वल होगा किसी भी एटम का, बाकी सेम है चीजें। और यहाँ पर आपको बस एक आखिरी चीज है जो मैंने बतानी है, ये न्यूमेरिकल करने दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम निकालना है। इसमें बताना है कि 52 ग्राम में हीलियम के 52 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो एक चीज आपको मैं बता दूं यहाँ पर, एक तो कुछ कुछ आप सिंबल याद रख लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल क्या होता है, स्मॉल n। गिवन मास का सिंबल है स्मॉल m। मोलर मास का क्या सिंबल है, कैपिटल M। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सिंबल होता है कैपिटल N। और एवोगैड्रोस नंबर का क्या होता है बच्चे, Na, नीचे A लिखना होता है, ठीक है। अब देखो हीलियम का दिया है 52 ग्राम, पूछा है कितने नंबर ऑफ मोल है, तो वो सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला याद रख लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको गिवन मास को डिवाइड करना है मोलर मास से, गिवन मास को डिवाइड करना है मोलर मास से। मोलर मास क्या है, वही रिलेटिव मास जो आप पढ़ रहे थे ना, जो 1 मोल के इक्वल था, रिलेटिव मास है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहाँ पर हीलियम का एटॉमिक मास क्या है बच्चे, 4U है, U उसका एटॉमिक मास है, ठीक है, 4U। तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, मतलब मोलर मास कुछ नहीं भाई, रिलेटिव मास, ठीक है। मोलर मास क्या हो जाएगा, यू को सिर्फ जी में चेंज कर दीजिए, 4 ग्राम, 4 ग्राम उसका मोलर मास हो जाएगा, ठीक है। अब गिवन मास कितना है इस क्वेश्चन में, कितना गिवन मास दिया है, कितना दिया है आपको, 52 दिया है, 52 इज द गिवन मास। तो क्या लिखोगे, स्मॉल m, जो कि सिंबल किसके लिए है, गिवन मास के लिए, स्मॉल m इज इक्वल टू 52। डिवाइड करना है 52 को, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो, तो 4 ग्राम जो कि है 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 13 आ गया। तो 13 क्या है आपके, नंबर ऑफ मोल्स आए हैं। नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल क्या है, स्मॉल n, है ना, अभी बताया था नंबर ऑफ मोल्स कैसे बताते हैं, स्मॉल n से। तो स्मॉल n किसके इक्वल आ गया, 13 के इक्वल आ गया, ठीक है। अभी दूसरा भी देख लेते हैं क्वेश्चन। अब पूछा है कैलकुलेट यहाँ पर
नंबर ऑफ मोल्स ही बताने हैं फॉर द फॉलोइंग 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स में कितने मोल हैं। ठीक है, इतने एटम्स में जितने गिवन है 12.044 इंटू 10⁻23 में कितने मोल हैं। तो आपको देखो ये ग्राम, ये मास के बेस पे पूछ लिया, ये पार्टिकल के बेस पे पूछ लिया नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या करना है आपको पता है, सिंपल सी बात है, एक मोल में कितने होते हैं 6.022 10⁻23। तो कैसे निकालोगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर दो एवोगैड्रोस नंबर से। ठीक है, इस केस में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, क्योंकि उन्होंने आपको पार्टिकल्स दिए हैं, मास नहीं दिया। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर दीजिए एवोगैड्रोस नंबर से। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे 12.044 इंटू 10⁻23। इसको डिवाइड कर दिया 6.022 इंटू 10⁻23 से। डिवाइड करके क्या पता चला, ये तो 2 के इक्वल है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 2 आए। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरीके से निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मास वाला भी गिवन मास बाय मोलर मास, अगर पार्टिकल्स दिए हैं तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, इन दोनों तरीके से आप मोल्स निकाल सकते हैं। ये जो बाकी क्वेश्चन है सब मोल्स पर हैं, ये आप सबको प्रैक्टिस करने हैं खुद से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और इसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाता है। अगर कोई डाउट है किसी भी न्यूमेरिकल में कुछ भी, आप मुझे क्या कहें सॉरी आप मुझे लिख कर भेजिए, ग्रुप में लिख कर भेजिए। ठीक है, मैं आपका डाउट लूंगी डेफिनेटली। इधर आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई आउटसाइडर है जो ये वीडियो देख रहा है, जो मेरे क्लास स्टूडेंट नहीं है, तो वो वर्ड्स इस पे यूट्यूब पर कमेंट कर दीजिए, आई विल आंसर यू। ठीक है, डेफिनेटली आंसर यू। ओके, थैंक यू सो मच।